सो हेलो गाइस, आज हम आगे जेई एडवांस 2022 पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तो देखो, ये हमारी सीरीज थी, इसकी एक प्लेलिस्ट भी अवेलेबल होगी जो कि आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो जेई एडवांस 2022 पेपर 2 के हम कुछ जो सवाल हैं, ठीक है, सीरीज वाइज हम कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, बीच में इसको थोड़ा सा ब्रेक दे दिया मैंने, लेकिन इसको अब कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लोर करने का मौका मिले। तो देखो, यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है पी एंड सी का है। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल है, पी एंड सी। और मैं तुम्हें चाहता हूँ कि ये चैप्टर हो गया एंड जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर्स को तुम ना बहुत अच्छे से कर लो। कि ना तो तुम इन दोनों चैप्टर्स में कोई कॉन्सेप्चुअल एरर करो, है ना, कॉन्सेप्चुअल एरर मत करो, और ना ही कोई कैलकुलेशन एरर करो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा ही डेंजर वाले क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसा कि तुम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो। इनमें होता क्या है, डेंजर वाली चीज़ है क्या, कि देखो, अगर तुम कोई भी इन दोनों में से एरर करोगे, ठीक है, या तो कैलकुलेशन या फिर कॉन्सेप्चुअल, तो तुम किसी गलत ऑप्शन पे लैंड कर जाओगे, उस गलत ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। एंड दैट्स द वेरी डेंजर थिंग। कि सबसे ज़्यादा डेंजरस यही चीज़ हो सकती है कि आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो एंड सडनली तुम्हें एक ऑप्शन दिख गया जो कि बन गया। तो तुम्हारा माइंड ये करेगा कि हाँ, उधर से थॉट हटा लेगा कि हाँ, ऑप्शन तो आ गया, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली गलत ऑप्शंस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स पे ध्यान रखना कि गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ना ही कैलकुलेशन एरर करो, ना ही कॉन्सेप्चुअल करो, क्योंकि जेई एडवांस क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल एरर ढूंढता है, ठीक है, ताकि गलत ऑप्शंस बनाए जा सके, ऐसे वाले कि बच्चा पहुंच जाए उन पे। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है, इसमें मैंने थोड़ा सा सोचने की कोशिश करी, तो मुझे कहीं ना कहीं एक ऑप्शन ऐसा मिल गया कि अगर मैं कोई कॉन्सेप्चुअल एरर करूं तो मैं गलत ऑप्शन पे पहुंच जाऊंगा। बाकी जो दो और ऑप्शंस हैं उन पे मैं इतना थॉट नहीं दे पाया। पर अगर तुम्हें कोई तरीका मिले तो कमेंट सेक्शन पे शेयर करना। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल एरर करके तुम बी ऑप्शन को हासिल कर सकते हो। एंड सी और डी ऑप्शंस के लिए तो मैं ऐसा कहूँगा कि यार, अगर तुम्हें मिले तो मेरे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मेरे को ज़रूर बताना कोई एरर ऐसा है जिसकी वजह से ये दो ऑप्शंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो गलत वाले मेथड को हम डिस्कस करते हैं, एंड जो कि बी ऑप्शन वाला है, कि बी ऑप्शन को कैसे लाया जाए। तो देखो, सवाल पढ़ लेते हैं। आपको मैंने पहले ही बोल दिया था कि एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, ट्राई तो आपको खुद ही करना है। तो 4 boxes where each box contains 3 red balls, 2 blue balls. Assume that all 20 balls are distinct. ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है ना, डिस्टिंक्ट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 10 balls बी चूजन फ्रॉम these 4 boxes so that each box at least one red ball contain करे एंड वन ब्लू बॉल चूज हो। मतलब ठीक है, तुम्हें एक रेड बॉल चूज करनी है हर एक बॉक्स में से, एंड एक ब्लू बॉल, एंड ऐसे करना है कि जितने भी वेज बनेंगे 10 बॉल चूज करने के वो बताने हैं। क्लियर है। तो देखो, आपने बी ऑप्शन लाने के लिए जो गलत मेथड है उसको डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द रॉन्ग मेथड, ठीक है, रॉन्ग मेथड। तो रॉन्ग मेथड क्या है, रॉन्ग मेथड है कि आपने क्या कहा, क्या देखो, 4 बॉक्स है ना, 4 बॉक्स हैं। आपने बोला ये चारों बॉक्स में से ना 3 रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जितना भी आपको गिवन है। आपने बोला ऐसा करते हैं ना यार, लीस्ट का है ना, लीस्ट। तो लीस्ट को देखकर मैंने सोच लिया कि यार एक एक बॉल उठा ले तो सब में से, है ना। तो इसमें से एक बॉल रेड की उठा ली, एक ब्लू की, फिर वैसे ही, ठीक है, सारे बॉक्सेस में से एक एक उठा ली हर एक कलर की ना। तो लीस्ट वाले जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर दी। क्लियर है। सो लीस्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके मेरे पास क्या आया, मैंने बोला कि ऐसा हो गया कि यहाँ पर केस क्या बना कि रेड बॉल मैंने चूज करी 3C1, ठीक है, तीनों में से एक चूज कर ली। फिर जैसे तुमने ब्लू वाली चूज करी तो 2C1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि एक ही केस है, एंड बाकी सारे भी सिमिलर ही देंगे ना, सिमिलर ही केसेस बनेंगे तीनों के, बाकी दिन के। तो आपके पास नंबर ऑफ केसेस क्या बन जाएंगे टोटल,
3c1 इंटू 2c1 की पावर 4। क्लियर है। अब जैसे ये बन गया, आपने कितनी बॉल्स चूज कर ली? 8। ठीक है, टोटल कितनी बॉल्स चूज हो चुकी हैं? 8। इसका मतलब कि आपके पास अब कितनी बॉल्स बची हैं चूज होने के लिए? 2। ठीक है, 2 बॉल्स चूज होने के लिए बच गई। आपने बोला कि अब देखो मैंने 8 बॉल्स चूज कर ली, अब तो मैटर नहीं करता, अब तो मेरे को सिर्फ बॉल्स ही उठानी है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा ऐसा करते हैं कि मैंने सोचा कि अब देखो 8 बॉल्स चूज होगी, 20 बॉल्स टोटल थी, 8 माइनस कर दी तो 12 बॉल्स बची। तो मेरा लास्ट हो जाएगा कि 12 में से कोई भी 2 चूज कर लेता हूँ। क्लियर है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये रॉन्ग मेथड था। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। और ये तुम्हें जो भी तुम्हारा बी ऑप्शन है वो दे देगा, जो भी तुम्हारा ना ये 8 5 5 5 3 6। क्लियर है, तो ये तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। एंड जैसे ही बच्चे को दिखेगा ना, वो बोलेगा चलो एक क्वेश्चन हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। बट बी ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, सो अब यहां पर मैं तुम्हें बताता हूं करेक्ट मेथड, और फिर मैं डिस्कस करूंगा कि रॉन्ग मेथड और करेक्ट मेथड में जो डिफरेंस है वो बहुत माइन्यूट है। ठीक है, बहुत माइन्यूट। तो देखो करेक्ट मेथड, करेक्ट मेथड क्या है, और दोनों का डिफरेंस भी मैं बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्चुअल एरर है। ठीक है, सो करेक्ट मेथड कुछ ऐसा है कि मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं। ठीक है, 4 बॉक्सेस हो गए, एंड कंडीशन तो वही है ना। तो यहाँ पर मैंने ऐसे बोला कि अगर मुझे एटलीस्ट हर एक में से दो दो बॉल्स चूज करनी है, तो ऐसा होगा ना कि 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, पर ये होगी 8। तो मतलब कि मुझे एक्स्ट्रा 2 बॉल्स भी निकालनी है किसी मतलब बॉक्स से। ठीक है, सो अगर मैं विदाउट काउंटिंग द अरेंजमेंट ऐसा कह दूं कि इसके कितने केस बनेंगे वो मैं काउंट करूं, तो देखो सबसे पहला केस तो तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा कि ये 2 की जगह ऐसे करो 4 रख दो, बन गए ना 10। 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 10। तो ये एक केस बन सकता है। ठीक है, दिस कैन बी केस 1। सिमिलरली केस 2 क्या होगा कि तुम ऐसा कर दो 3 और 3 2 2, बस। इन दोनों केसेस के अलावा कोई केस बन ही नहीं सकता। क्लियर है। सो यहां पर जैसे ही तुमने ये 2 केसेस बना दिए, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये वाला जो केस है दिस इज नॉट ओनली द वन केस, ऐसा भी हो सकता है कि 2 4 2 2। ठीक है, तो मैंने यहां पर अरेंजमेंट को मैटर नहीं करा है, वो मैं मतलब इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, सो ये प्रोबेबली ये 2 ही केस है जिनको मेरे को सॉल्व करना है, और इससे मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट मेथड, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी होगा। तो देखो सबके साथ क्या था कि 3R 2 ब्लू। ठीक है, ये सब बॉक्सेस के साथ है। क्लियर है, सो यहाँ पर बात क्या होगी, 4 2 2 2 वाले के साथ बात करते हैं। सो केस वन के हम देख लेते हैं नंबर ऑफ केसेस। सो दिस विल बी लाइक कि पहले 2 वाले कर लो ना, 2 वाले सिंपल है सोचने। तो 2 वाले अगर तुम सिंपली सोचोगे कैसे बनेगा कि तुमने एक एक ही चूज करना है ना, एटलीस्ट एक रेड एटलीस्ट एक ब्लू, तो ये वाले केसेस तो बहुत सिंपल है। क्लियर है, तो 2 वाले केसेस तुम बहुत इजीली सोच सकते हो कि हाँ मेरे को क्या करना है, इन 3 रेड में से ना कोई एक रेड उठा लेना है और 2 ब्लू में से कोई एक ब्लू उठा लेना है। तो इट विल बी लाइक 3C1 एंड 2C1, और वो तीनों के साथ है तो मल्टीप्लाई में, क्योंकि सेम ही केस है। अब मल्टीप्लाई में ये 4 वाला आएगा। ठीक है, अब इस 4 वाले के बारे में अगर हम सोचें तो इट विल बी लाइक कि यहाँ पर हमें फर्दर थोड़े से केस सोचना पड़ेगा कि आपके पास 3 रेड हैं, 2 ब्लू हैं, आपको 4 बॉल उठानी है, और एटलीस्ट एक एक तो दोनों में से होनी चाहिए। सो इट विल बी लाइक कि आप इसमें से 3 उठा ली, इसमें से एक उठा लिया, या फिर हो सकता है कि आपने यहाँ से 2 उठा ली, यहाँ से 2 उठा ली। तो ये 2 केस बनेंगे। एंड जैसे कि आपको पता है अगर 2 सेपरेट केसेस है उनको हम ऐड करते हैं, और सेम केस है तो मल्टीप्लाई करते हैं, यही हमारा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन रूल होता है। सो यहाँ पर एक केस हमारा ये हो गया, एक केस हमारा ये हो गया। क्लियर है, सो 3,1 वाले की अगर मैं बात करूं, इट विल बी लाइक कि 3 रेड है तो मेरा आ गया 3C3। ठीक है, इनटू में 2C1। क्लियर है, 2 ब्लू में से एक चूज कर लिया।
प्लस क्योंकि सेपरेट केस है अगला वाला, इट विल बी लाइक 3C2, ठीक है, 3 रेड में से 2 चूज कर लिए, इनटू क्योंकि सेम केस है ब्लू के बारे में 2C2। क्लियर है? सो ये आ गया हमारे पास पहला केस का सारा जो भी नंबर्स आएंगे। ठीक है, केस 2 की बात करें, केस 2 विल बी लाइक, अब तुम्हें यहां पर एक चीज है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास जो कैलकुलेशन आई है दिस इज अबाउट बॉक्स 1। क्लियर है? अगर बॉक्स 1 में हम ये चीज लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे केस 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर बॉक्स 1 पे हम लगा रहे हैं तो हमारे पास इतने केसेस आ रहे हैं, तो हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, मतलब हमारे पास उन 4 बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर को इसको रखकर मैंने ऑल बॉक्सेस के नंबर ऑफ केसेस फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, 4C1 करके, कि मतलब ये वाला तो एक केस के लिए हो गया कि हाँ बॉक्स नंबर 1 के हिसाब से, तो ऐसे 4 और हो सकते हैं, तो 4C1। ठीक है, ओके। फिर अपने पास आता है केस 2। केस 2 भी लाइक बहुत सिंपल, 4C2। सबसे पहले तो बॉक्सेस चूज कर लेते हैं ना, वैसे ये वाला 4C1 सबसे पहले सोचना चाहिए, पर मतलब आप समझ गए होंगे क्या मतलब है इसका, बॉक्स चूज कर लो ना, या फिर 4 टाइम्स भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, सोचने का तरीका अलग हो जाता है थोड़ा सा। 4C2 मतलब मैंने 2 ऐसे चूज कर लिए जिसमें 3 हो। ठीक है, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि 2 ऐसे चूज कर लिए जिनमें 2 हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, थोड़ा सा सोचने का ओरिएंटेशन अलग हो जाती है। 4C2, ठीक है, तो यहां पर मैंने ट्राई किया कि ऑल बॉक्सेस को कवर अप करूं। ठीक है, फिर मेरे पास आता है कि यार एक बॉक्स को उठा लेते हैं ना। ठीक है, एक केस उठा लेता हूं मैं। सो दिस वुड बी लाइक, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स बना दिए। सो यहाँ पर ऐसा मैं अज्यूम करूंगा इन इस केस में कि बॉक्स 1 एंड 2 इन दोनों में मेरे 3 हैं। ठीक है, सो मतलब मैंने एक केस उठा लिया और बाकी ये 4C2 अपने आप संभाल लेगा। ठीक है, सो अपने पास यहाँ पर अंदर क्या आएगा, देखो 2 वाला केसेस तो बहुत ईजी है कि एक एक उठा लिया, तो ये वाला तो इसके जैसा सिमिलर होगा। सो इट विल बी लाइक 3C1 इंटू 2C1 और उसका स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ रहे हैं ना। अच्छा, फिर उसके बाद आती है 3 की बारी। 3 का केस सुन लेते हैं। देखो, जैसे हमने यहाँ पर सोचा वैसे ही सोचना है, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो देखो आपके पास 3 रेड हैं, 2 ब्लू हैं, आपको 3 बॉल्स उठानी है। ध्यान रखना हर एक में से एक एक भी उठाना है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से 2 उठा ली और यहाँ से एक, या फिर यहाँ से एक उठा ली, यहाँ से 2। क्लियर है? इसके अलावा कोई केस नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आप जैसे कि देख सकते हो 2 केसेस बन के, एक केस ये, एक केस ये, डिफरेंट केसेस हैं, तो इनको पहली बात तो ये केस नंबर 2 के अंदर ही आते हैं, सो इट विल बी मल्टीप्लाई विद दिस, है ना। एंड फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि 2,1 वाला, तो मेरे पास आ जाएगा ये 3C2। ठीक है, और फिर 2C1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3C1 इंटू 2C2। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 3 और 3 मतलब 2 है ना, तुमने एक 3 के लिए हिसाब से किया, यहाँ पर स्क्वायर आएगा इस फैक्टर का। क्लियर है? ओके, सो आई थिंक कि ये तुम्हें ओवरऑल कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। एंड इसको सिंप्लीफाई करके, मतलब केस 1 के जितने भी नंबर ऑफ केसेस तुम्हारे सॉल्व करके आ रहे हैं प्लस केस 2, ये तुम्हें दे देंगे ऑप्शन ए। क्लियर है? यहाँ पर मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, ज़्यादा कैलकुलेशन मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। ठीक है, देखो मेरा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता लग गया करेक्ट मेथड क्या है, इनकरेक्ट मेथड क्या है। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ ना, कि कॉन्सेप्चुअली क्या गलत हो रहा है दोनों मेथड्स में, जबकि लग तो एक जैसे रहे हैं, एक में हमने पहले चूज कर लिया, एक में बाद में करा। तो मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ जो कि ज़रूरी होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास 6 बॉल्स हैं। ठीक है, 6 बॉल्स हैं, मैंने आपको बोला कि कोई 2 बॉल्स मुझे चूज करके बता दो। ठीक है, 2 बॉल्स मुझे चूज करके बता दो। तो मैंने आपको जब बोला तो आपने बोला भाई 6C2, ये आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर आप समवॉट ऐसा सोच रहे हो कि मेरे को 2 बॉल्स चूज करनी है
मैं पहले पहली वाली चूज करूंगा फिर दूसरी वाली चूज करूंगा। सो आपके पास पहले वाले के हिसाब से आएगा 6C1, दूसरे वाले के हिसाब से एक उठ गई तो 5 बॉल्स बची 5C1, मल्टीप्लाई करा, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये दोनों चीजें सेपरेट है। ये आपका आ जाएगा 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 6 × 5। क्लियर है? कॉन्सेप्चुअली करेक्ट वाला कौन सा है? ये वाला, क्योंकि मैंने आपको बोला चूज करो, एक इकट्ठे चूज करो, ये नहीं कि एक एक करके कर रहे हो। एंड सिमिलरली तुम देख सकते हो जो रॉन्ग मेथड है उसमें गलती यही हुई है कि मैंने क्या करा कि हर एक में से दो दो उठा ली, ठीक है, और फिर मैंने बोला कि जो बाकी बचे हुए उनको मैं चूज कर रहा हूं। दिस इज द मिस्टेक कि तुम्हें एक बारी में ही चूज करना था। जैसे यहां पर मैंने केसेस बनाए, मैंने एक बारी में ही चूज करा, ये जो 4 मैंने चूज करी है इकट्ठे चूज कर ली। जो पहले वाला मेथड है ये रॉन्ग मेथड, रॉन्ग मेथड में क्या हुआ है, दो पहले चूज करी फिर दो बाद में। तो इसीलिए आप एक चीज नोटिस करो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो 6 × 5 है जो रॉन्ग वाला मेथड है, उस वो करेक्ट वाले मेथड से ज्यादा केसेस रख रहा है ना। यहाँ पे 30 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक है, तो 30 ये ज्यादा आ रहा है गलत वाले मेथड से। एंड सिमिलरली जो हमारा यहाँ पे रॉन्ग मेथड है, इसका आंसर बी ऑप्शन आ रहा है, जो कि ए ऑप्शन जो कि करेक्ट ऑप्शन है उससे ज्यादा केसेस रख रहा है। तो समझ गए, ये रॉन्ग मेथड इसीलिए है क्योंकि हम एक एक करके चूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने दो बॉल्स चूज करी और फिर बाकी दो कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ने हमें बोला है 10 बॉल्स चूज करो, ठीक है, इकट्ठे चूज करो। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, अब जाकर आपको समझ लग गया होगा कॉन्सेप्चुअली ये दो चीजें अलग है। आप दो बॉल्स को इकट्ठे चूज कर रहे हो और एक एक करके कर रहे हो, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, इस फर्क की वजह से आंसर भी देखो डिफरेंट आ रहा है ना। तो रॉन्ग मेथड मोस्ट सेटिस्फाइंग है। ठीक है, कि कितनी छोटी कैलकुलेशन है ना, आप खुद देखो कैलकुलेशन कितनी छोटी है, सोचना भी कितना कम है, लेकिन ये गलत है क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली गलत हो। ठीक है, और बच्चा मोस्ट प्रोबेबली बी ऑप्शन भी आंसर लगा सकता है मेरे हिसाब से। मैंने स्टैटिस्टिक्स नहीं देखे इसके, लेकिन चांसेस हैं कि बी ऑप्शन बच्चों ने लगाया होगा, गलत भी अच्छा खासा हुआ होगा ये क्वेश्चन बच्चों से। तो मैं यही चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ, किस पे फोकस करना है, कॉन्सेप्चुअली राइट। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली सही रहो, कैलकुलेशन सही करो, ये दो चीज़ें, सावधान रहना इन चीज़ों पे ना। ये आपके मार्क्स कम कर सकता है। जेई मेंस में भी हो सकता है कि जेई मेंस वाले भी इस चीज़ को ट्राई करें, जेई एडवांस वाली करते हैं। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी का भी एक सवाल है पेपर 2 में, उसको भी कवर अप करेंगे हम, जिसमें सिमिलरली मैं तुम्हें हो सकता है एक्सप्लोर करके दिखाऊं कि चारों की चारों ऑप्शंस बना दूं। ठीक है, सो या वो वीडियो भी आएगी, बट आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो समझ आई होगी एंड कुछ सीखने को मिला होगा, समझ आया होगा।